14 अगस्त 2016 की वो काली और उमस भरी रात, पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, जो अपनी सीमाओं की वजह से हमेशा संवेदनशील रहा है, वहां नेशनल हाईवे 12 पर एक ट्रक बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ साए निकलकर सड़क पर आए और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे। उसे लगा शायद ये पुलिस है, लेकिन वो लोग सादे कपड़ों में थे। जब ट्रक की तिरपाल हटाई गई तो ऊपर तो सब्जियों की बोरियां थीं, लेकिन उनके ठीक नीचे जूट के बोरों में ठूस ठूस कर भरे गए 500 और 1000 के नोटों के बंडल मिले। जब गिनती शुरू हुई तो आंकड़ा 5 करोड़ के पार निकल गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन नोटों को देखने के बाद एक अनुभवी बैंक अधिकारी भी ये नहीं कह सकता था कि ये असली हैं या नकली। ये नोट इतने परफेक्ट थे कि महात्मा गांधी का वाटरमार्क, सुरक्षा पट्टी और वो खास कागज सब कुछ हूबहू था। यहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी तफ्तीश, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। भारतीय खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ के पास 2013 से ही रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद छेड़ दिया है। मकसद था भारत के बाजार में इतने नकली नोट भर देना कि अर्थव्यवस्था खोखली हो जाए। ये नोट पाकिस्तान के पेशावर और कराची में स्थित उन सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में छापे जा रहे थे जहां उनकी अपनी करेंसी छपती है। इसके लिए खास कागज और स्याही स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों से मंगवाई जाती थी। इन नोटों को तकनीकी भाषा में FICA यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता था। इन नोटों को भारत पहुंचाने के लिए 3 मुख्य रास्ते इस्तेमाल किए गए। सबसे सक्रिय बांग्लादेश रूट था, जहां से नोट मालदा और मुर्शिदाबाद की सीमाओं के जरिए भारत लाए जाते थे। दूसरा नेपाल रूट था, जहां खुली सीमा का फायदा उठाकर पर्यटकों के सामान या सब्जी के ट्रकों में इन्हें छिपाकर लाया जाता था। तीसरा समुद्री रास्ता था, जहां कराची से निकलने वाली नावें गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर रात के अंधेरे में लैंड करती थीं। दो 2015 के अंत में बिहार के दरभंगा के एक छोटे से गांव में एक दुकानदार को ग्राहक ने 500 का नोट दिया। दुकानदार को नोट का कागज थोड़ा ज्यादा कड़ा महसूस हुआ। उसने पुलिस बुलाई और जब वो नोट NIA की लैब में पहुंचा तो एक्सपर्ट्स दंग रह गए। नोट का सीरियल नंबर एक खास सीरीज का था। NIA ने पाया कि दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में पकड़े गए नोटों का पैटर्न एक जैसा है, जिसका मतलब था कि पूरे देश में एक ही मास्टरमाइंड का जाल है। तफ्तीश के बीच ही 8 नवंबर 2016 की वो ऐतिहासिक रात आई जब प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। इससे पाकिस्तान की प्रिंटिंग प्रेसों में मातम छा गया और अरबों के नकली नोट रद्दी बन गए। भारत में बैठे तस्करों में भगदड़ मच गई। डर के मारे लोगों ने नोट नदियों में बहाए और जलाए, लेकिन इसी घबराहट में उन्होंने कई सुराग छोड़ दिए। कई फोन कॉल्स ट्रेस हुए और यहीं से NIA को उस फेसलेस मास्टरमाइंड का सुराग मिला। तफ्तीश दिल्ली के एक साधारण से फ्लैट में रहने वाले अब्दुल रहमान तक पहुंची। पड़ोसियों के लिए वो एक सीधा साधा व्यापारी था, लेकिन हकीकत में वो भारत में नकली नोटों के नेटवर्क का सबसे बड़ा मैनेजर था। वो सीधे ISI के संपर्क में था और उसके पास कोड वर्ड्स वाली एक खास डायरी थी। दिसंबर 2016 के आखिरी हफ्ते में NIA ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया। दिल्ली, मालदा, लखनऊ और कोलकाता में एक साथ 14 जगहों पर छापेमारी की गई। अब्दुल रहमान को दिल्ली के फ्लैट से पकड़ा गया। वो सबूत जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोड डायरी आधी जलने से बच गई। इस डायरी ने वो राज उगले जिससे एजेंसियां सन्न रह गईं। इसमें कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और बैंक के लोगों के नाम भी थे। उस रात कुल 23 बड़े खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क ने 5 सालों में लगभग 70 करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय बाजार में घुसाए थे। ये उस गरीब मजदूर और छोटे दुकानदार की मेहनत की चोरी थी जिन्हें धोखे से ये नोट थमाए गए थे। 2019 में अदालत ने अब्दुल रहमान और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई बढ़ने से इनका काम मुश्किल जरूर हुआ है, लेकिन जब तक नकद का चलन है ये खतरा बना रहता है। ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और नागरिकों की सतर्कता से जीती जाती है।